यस मैम। ठीक है, देखो हम लोग फाइनल अकाउंट्स का जो है कि एडजस्टमेंट वगैरह कर रहे थे, बस एक ही एडजस्टमेंट बाकी है जीएसटी का। वो बोलने के बाद हम लोग इस पे सम्स करेंगे, ठीक है। तो जीएसटी वाला एडजस्टमेंट देखो क्या होता है। जीएसटी, जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो देखो जो बिजनेसमैन है वो जब कोई स्टॉक परचेस करेगा तो उसको जीएसटी देना पड़ सकता है, ठीक है। और जब कस्टमर को बेचेगा तो अगर जीएसटी लगा के बेच रहा है तो फिर कस्टमर से वो जीएसटी रिकवर करेगा, ठीक है। तो मान लो कि परचेस जो स्टॉक किया है उसका कॉस्ट है सपोज 100, ठीक है। 100 रुपए का चीज परचेस किया था और उसमें जीएसटी उसको पे करना पड़ा, सपोज जीएसटी पे करना पड़ा 5 रुपीज, ठीक है। 5 रुपीज पे करना पड़ा, तो टोटल उसे कितना पे करना पड़ेगा? 105। अब बोलो इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री बोल सकते हो परचेसर के तरफ से कि अगर परचेस किया है 100 का चीज विद जीएसटी 105, तो एंट्री नॉर्मल परचेस का एंट्री जो होता है उसमें जीएसटी लगाओ बस हो जाएगा। नॉर्मल परचेस का एंट्री क्या होता है? परचेस टू कैश, परचेस टू कैश, ठीक है। परचेस टू कैश ऐसे पहले लिखो, हम समझा देते कैसे होगा। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा मुझे बोलो कितना उसका कैश का आउटफ्लो हो रहा है? 100 या 105? 105। लेकिन परचेस प्राइस कितना है और 5 रुपीज किस चीज का है? तो जीएस परचेस जैसे डेबिट हुआ, जीएसटी भी क्या होगा? डेबिट। इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट, ठीक है। इनपुट बोलते हैं इसीलिए क्योंकि ये हम लोग पे कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग सेल करेंगे अगर जीएसटी लगा के करेंगे तो हमें जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। हम बताते हैं क्या होता है। तो देखो इन्होंने क्या किया, पक्का चालान बनाया ना, जीएसटी के साथ लिया, ठीक है। जीएसटी के साथ लिया। बहुत से लोग जीएसटी पे नहीं करना चाहते, ऐसे ही खरीद लेते हैं। उसमें क्या होता है वो मतलब वो प्रॉपर परचेज नहीं होता है। आगे जाके कोई भी डिफेक्ट कुछ होगा, अगर कंज्यूमर फोरम में जाना चाहोगे तो नहीं जा पाओगे। ये जो है ये पक्का होता है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बोलो कि अब इसने सेल किया, अब इसी प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को सेल किया, ठीक है। सेल टू कस्टमर, ठीक है। अच्छा मान लो सेल किया है, हम यहाँ पर लिखते हैं सेल किया है 150 में, ठीक है। अब इसी में थोड़ी ना सेल करेगा तो फिर बिजनेस किस बात का, प्रॉफिट कहाँ से होगा, ठीक है। इसने सेल किया है 150 में, मतलब 100 का प्राइस कितना लगा है? 150, ठीक है। और कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया है, ठीक है। तो जीएसटी चार्ज, अब जीएसटी चार्ज कितना होगा? देखो जिस प्रोडक्ट पे जो रूल्स होता है उसी के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो वो टैक्स में होता है कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना परसेंट जीएसटी होता है। तुम लोग देख सकते हो रेस्टोरेंट में खाने में इतना उतना सब लिखा हुआ रहता है, ठीक है। मान लो कि 5% है इस प्रोडक्ट पे, तो 150 का 5% कितना होगा? कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा 150 का 5%। हाँ, तो कितना जीएसटी कलेक्ट होगा? 7.5, ठीक है। तो मतलब जिसने ये परचेस किया उसके लिए कितना प्राइस हो गया? 157.5 हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये पैसा क्या क्या करेगा, मतलब जो सेलर है वो ये पैसे को क्या करेगा, ये कहां पर देगा? क्या वो 157.5 पूरा रख सकता है अपने पास? नहीं, जो जीएसटी कलेक्ट होता है वो किसको देना पड़ेगा? हाँ ठीक है। तो इसमें लिखो डिपॉजिट टू, ये पैसा अपने पास नहीं रख सकता, ये कलेक्ट कर लिया लेकिन दे देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को दे देना पड़ेगा, ठीक है। ये पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, जीएसटी का पैसा, ठीक है। लेकिन उसको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। बेनिफिट मिल सकता है टैक्स में। कैसे बेनिफिट मिल सकता है? बेनिफिट तब मिलता है इफ, ऐसे लिखो, इफ जीएसटी हैज बीन पेड, ठीक है। अगर जीएसटी पे किया था, जब पे कब करेगा? जब परचेस किया था, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। देखो जीएसटी कब परचेस किया था?
इफ जीएसटी हैज बीन पे, ठीक है, अगर जीएसटी पे किया था ऑन परचेजेस, परचेज करते वक्त, देन इट कैन बी सेट ऑफ, ये सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेट ऑफ हो जाएगा मतलब इसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना, ठीक है। तो उसने कलेक्ट कितना किया, 7.5, ठीक है। उसने पे कितना किया था, 5 रुपीज, अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया ना हम लोगों ने, 5 रुपीज। तो एक्चुअली उसे कितना पे करना पड़ेगा बोलो, उसको उसका 5 का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। उसको कितना पे करना पड़ेगा फिर, 2.5, ठीक है। अच्छा, इसका एंट्री तो नहीं पूछा मैंने तुम लोगों से, ये सेल वाला एंट्री बताओ, जब कस्टमर को सेल किया, इसका एंट्री बताओ क्या होगा। सेल करने से क्या एंट्री होता है, कैश टू सेल, लिखो कैश टू सेल्स। अब जैसे मैंने सिखा है वैसे इस एंट्री को भी रेडी करो, कैश अकाउंट डेबिट, बोलो कितना पैसा आया होगा, 157.5। सेल करके कितना आया, 150, और जीएसटी के लिए कितना आया, 7.5। लेकिन इसको लिखते हैं क्या, जीएसटी, ठीक है, इसको लिखते हैं जीएसटी ब्रैकेट में पेबल, मतलब ये बाद में हमें गवर्नमेंट को पे कर देना है, तो ये पेबल अमाउंट होता है, ये एंट्री होगा, ठीक है। जब जीएसटी लगा के सेल करोगे तो ये एंट्री होगा, जीएसटी लगा के परचेस करोगे तो ये एंट्री होगा। अगर परचेस के टाइम पे कोई प्रोडक्ट जीएसटी के साथ परचेस करते हो, सेम प्रोडक्ट को अगर जीएसटी लगा के बेचा जाता है तो हमें ये सेट ऑफ का मौका मिलता है, ठीक है। अब नेट एंट्री फिर क्या हो जाएगा बोलो, अब ये जो है जब हम लोग गवर्नमेंट को पे करने जाएंगे तो नेट एंट्री क्या होगा, बोलो सोचो क्या होगा। ऐसे होगा, देखो जीएसटी ब्रैकेट में लिखो पेबल अकाउंट डेबिट, बोलो जी। ये हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हमारा लाइबिलिटी है ना, 7.5 हमारा पैसा नहीं है, किसका है, गवर्नमेंट का है, हम लोगों ने लिया हुआ है, हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें टाइम पे उनको वापस करना है, तो ये मेरा लाइबिलिटी है। जैसे क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, जब लाइबिलिटी खत्म होता है तो क्रेडिटर क्या होता है, डेबिट होता है। तो वैसे जीएसटी पेबल क्या होगा, जब पे करने चले जाओगे तो क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, ठीक है। कितने से डेबिट करोगे, 7.5 से, ठीक है। और ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला था ये हमारे लिए क्या है पता है, एसेट है। ये वाला हमारे लिए क्या है, एसेट है। क्यों, क्योंकि ये आज पे कर रहे हैं तो कल हमारा इसका लाइबिलिटी क्या होगा, मतलब हमें कम अमाउंट पे करना पड़ेगा। जब हम लोग कलेक्ट करेंगे इसका हमें क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब हमारा बेसिकली 5 रुपीज का कोई एक्सपेंस नहीं होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीएसटी पेएबल, और एसेट जब हमारा एसेट के हिसाब से लाइबिलिटी सेट ऑफ हो रहा है, यहाँ पर हुआ क्या देखो, इसके अगेंस्ट में ये सेट ऑफ हो रहा है ना, एसेट के अगेंस्ट में लाइबिलिटी सेट अप हो रहा है, तो ये लाइबिलिटी को खत्म कर रहे हैं तो डेबिट होगा, एसेट खत्म हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो टू क्या लिखोगे, जीएसटी, टू जीएसटी लिखोगे, यहाँ पर लिखो टू जीएसटी, ये इनपुट वाला 5 रुपीज, ठीक है। अब इन दोनों का गैप किधर आ रहा है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड आ रहा है, कितना आ रहा है बोलो, 2.5। ये 2.5 क्या करना है हम लोग को, क्या करना, पे करना पड़ेगा इतना ही, तो इसको क्या लिखेंगे, टू कैश, ठीक है। इतना पे करना पड़ेगा। ये दोनों सेट ऑफ होने के बाद क्या पता चला, हम लोग को ओनली 2.5 पे करना पड़ेगा, 7.5 पे नहीं करना पड़ेगा। हमें कलेक्ट कर रखा है 7.5, बट 7.5 पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 5 रुपीज का हमें क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें हम लोगों को जीएसटी का अगर एडजस्टमेंट दिया तो इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल करते हैं, एक ट्रायल बैलेंस छोटा सा बनाएंगे। यहाँ पर परचेज, यहाँ पर लिखो सेल्स, ठीक है। परचेज 1 लाख, सेल्स 1,50,000, ठीक है। एडजस्टमेंट लिखो, परचेज इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑफ विच इनपुट टैक्स
credit is allowed ₹10,000। ठीक है, बस इतना दिया हुआ है। ठीक है, इतना सा हमें एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस एग्जांपल के लिए मैंने बनाया है और यहाँ पर हम लोग को ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहे हैं कि परचेज में जो है हम लोगों ने जीएसटी पे करके परचेज किया, उसका वैल्यू इंक्लूडेड है, वो वैल्यू है 10,000। ठीक है, तो हमें इसका ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में दिखाना है। तो फाइनल अकाउंट्स में हम लोग क्या क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट। तो तुम लोग यहाँ पर आंसर के लिए एक ट्रेडिंग पीएल बनाओ छोटा सा। ठीक है, ज्यादा तो यहाँ लिखना नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल है ट्रेडिंग एंड पीएल, यार यहाँ पर बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा 1 लाख का, तो क्या मेरा परचेज प्राइस 1 लाख होगा कि उससे कम होगा, पहले ये बोलो। कम होगा। देखो, अगर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो आगे जाके इसमें बोल रहा है कि टैक्स इंक्लूडेड है, मुझे परचेज प्राइस ही लिखना है सिर्फ। क्यों? क्योंकि मुझे टैक्स, अगर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो मुझे टैक्स का अमाउंट लिखना नहीं चाहिए परचेज में, क्योंकि एक्चुअली ये तो मेरा जा ही नहीं रहा है पॉकेट से। जब हम बेचेंगे तो ये मेरा क्या होगा, सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ट्रेडिंग में परचेज लिखना चाहिए, तो तुम लोग परचेज में लिखो, ट्रेडिंग में लिखो परचेज। कितना लिखोगे, बोलो फिर कितना लिखोगे, 1 लाख। हाँ, 1 लाख माइनस 10,000 कितना हो जाएगा, 90,000। ठीक है, और एसेट साइड में, एसेट साइड में क्या लिखोगे, जीएसटी। जीएसटी क्या, इनपुट एसेट है ना, ये हमें सेट ऑफ करने का मौका देगा। कितना है, बोलो, 10,000। ये हम लोग का इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ठीक है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये हमारा एसेट है, तभी तो मैंने एंट्री इस तरीके से करवाया ना, मैंने बोला ना वो एसेट है। तो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में जीएसटी का कैलकुलेशन दे दे तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, और हम लोग कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। लगभग जितना मुझे एडजस्टमेंट सिखाना था छोटा छोटा मैंने सारा ही सिखा दिया, ताकि क्वेश्चन करते वक्त हमें और कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा, तो देखो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। ठीक है, ये वाला देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है ट्रायल बैलेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ऑफ मेसर्स दीपाक्षी शोज फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, परचेज एंड सेल्स। तो बोलो इसमें से परचेज कौन सा है, सेल कौन सा है, ये परचेज है, ये सेल है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस पे डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और एसेट को लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी और इनकम को लिखा जाता है ना। अच्छा, अब देखो डेटर क्रेडिटर, तो डेटर कौन सा होगा, ये वाला, क्रेडिटर ये वाला, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो एक्सपेंस ये वाला होगा, इनकम ये वाला होगा। फिक्स्ड एसेट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये फिक्स्ड एसेट है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। कैपिटल लाइबिलिटी होता है, ये दिया हुआ, एक पूरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज नोट करने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो मैंने इस पे एक लास्ट दिन ही तुम लोग को डिटेल्स करवाया था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक रहा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक है, तो देखो जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है, पहले मेन चीज याद करो, मैंने क्या बोला था, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई चीज है तो उसका जर्नल एंट्री हो गया है, उसका लेजर पोस्टिंग भी हो गया है, तभी जाके वो ट्रायल बैलेंस बना है। ठीक है, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे कुछ रहता है मतलब उसका जर्नल एंट्री नहीं हुआ है, तभी वो नीचे है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन को 2 बार पोस्ट करना है और इसको 1 बार करना है, क्योंकि जिसका जर्नल एंट्री होगा उसका तो 2 आइटम होगा, समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो इसका मतलब इसका पोस्टिंग हमारा 2 बार नहीं हो सकता है। नॉर्मली तुम लोग क्लोजिंग स्टॉक को 2 जगह लिखते हो, ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में। इसका पोस्टिंग कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में होगा। इसका पोस्टिंग जो है ट्रेडिंग में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेडिंग में एडजस्ट हो गया। ठीक है,
तो एक बार जिनको अगर मतलब नहीं याद है, ठीक है, एक बार देखोगे क्लास, ठीक है, जिनका नहीं हुआ हम क्लास शेयर कर देंगे, तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स में बोला हुआ है, तो और भी इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी थोड़ा थोड़ा तो पता होगा कि क्यों होता है। अगर अंदर लिखा हुआ है मतलब ऑलरेडी एडजस्टेड है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या बोला है, नीचे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्रेडिटर का बैलेंस बता रहा है 3 लाख, ठीक है। ये कब का बता रहा है बोलो तो? क्रेडिटर तो यहाँ भी दिया हुआ था, फिर नीचे क्यों बता रहा है? ये देखो क्रेडिटर तो यहाँ भी दिया हुआ है, और यहाँ भी बोल रहा है 1 अप्रैल, तो ये डेट देखो कब का है और ये डेट देखो कब का है। रुको हम दिखाते हैं। ये डेट कब का है? 31 मार्च 2022 लास्ट दिन, और ये उससे पहले का 1 अप्रैल, ये कौन सा है? 21, मतलब ईयर के स्टार्टिंग का है। अब कोई तो रीजन होगा दिया हुआ है, देखते हैं क्या रीजन है। बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें यहाँ पर इससे क्या कैलकुलेट करने बोला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर, बस इतना ही कैलकुलेट करने बोला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? जो गुड्स हम लोगों ने बेच दिया उसका कॉस्ट कितना है वो निकालना है, और क्रेडिटर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर वो फाइंड आउट करके बोलना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैंने क्या लॉजिक बताया था, देखो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं हम लोग? कौन सा स्टॉक हम लोग बेच सकते हैं पहले बोलो तो? हम लोग अपने, हाँ बोलो। ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास है वो हम लोग बेच सकते हैं, और क्या बेच सकते हैं? अगर हम लोगों ने कुछ परचेज किया है वो हम लोग बेच सकते हैं, ठीक है। हाँ, और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख लेते हैं जो हमारे परचेस के कॉस्ट के साथ ऐड होना चाहिए, नहीं तो परचेस का कॉस्ट, जैसे परचेस में कैरेज इनवर्ड लगा तो फिर परचेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होगा। तो ये मेरा क्या होता है? स्टॉक अवेलेबल, ये टोटल होता है स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल। अब कितना बेचा कैसे पता चलेगा? जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो माइनस कर देने से ही पता चल जाएगा कितना स्टॉक हम लोगों ने बेचा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये सारा चीज मैंने लिखवाया है, तुम लोग को डिटेल्स में देखो, एक बार पढ़ना पड़ेगा नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हम लोग का यहां से देखो कितना है दिया हुआ, 2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। परचेज 10 लाख। क्या परचेज का डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है इस क्वेश्चन में? नहीं है, तो नहीं यूज करेंगे, हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ओपनिंग में लिखो 2 लाख, ऐसे यहां पर लिखेंगे 2 लाख। परचेज कितना है? 10 लाख, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस 0। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3 लाख। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे ये गलत हो जाएगा। क्यों बोलो? क्योंकि जब हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो वो परचेस में क्या हो रखा है? एडजस्ट हो रखा है। मतलब परचेस सिर्फ परचेस नहीं है, एक्चुअली ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है हम लोग का, क्या दिख रहा है? सीओजीएस का ही एक पार्ट दिख रहा है, एक्सेप्ट ओपनिंग स्टॉक। मतलब ये क्या है? एडजस्टेड परचेज है। देखो लास्ट दिन जो एग्जांपल दिया था ये वही वाला ही तो दिया था, देखो हम तुम लोग को दिखाते हैं। लास्ट दिन मैंने जो एग्जांपल करवाया था, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? परचेज 85,000, ठीक है। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है। तो जब हम लोग इसको ट्रेडिंग में दिखाएंगे तो सिर्फ हमें क्या लिखना पड़ेगा? टू परचेज, उसी से हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एडजस्टेड परचेस तुम लोग को दिखाया था ना, देखो यहाँ पर इसके साथ कंपेयर करके दिखाया था सेम डेटा से, ठीक है। यहाँ पर 1 लाख परचेस का कॉस्ट माइनस 25,000, 75,000 आ रहा था, लेकिन यहाँ 85,000 है, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 10,000 ऐड करके आया था। हम समझा देते हैं फिर से एक बार, देखो अगर यहाँ पर ट्रेड हम लोग का ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर दिया हुआ है ना परचेस, तो ये क्या है? सिर्फ परचेस नहीं है, ये क्या है? एडजस्टेड परचेस, ठीक है। एडजस्टेड परचेस का मतलब इसके अंदर क्या एडजस्ट किया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्या एडजस्ट किया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक। तो इस पे दोबारा क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हमें नहीं करना है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद ये आया है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद ये आया है। लास्ट दिन का एग्जांपल से कंपेयर करोगे तो पता चलेगा सिर्फ डेटा अलग है। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद आया है, तो हम लोग को यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं है, कहां पर है? ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो ये हम लोगों का यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। क्यों? यहाँ पर अपने समझने के लिए लिख लो एज अपीयर्ड इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर, अगर ये बाहर होता
एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो जरूर हम लोग इसको लिखते। तो हम लोग का कितना हो जाएगा 12। तो एक्चुअली एडजस्टेड परचेस क्यों बोलते हैं, नाम भले ही ना लिखा हो, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंदर है तो इसका मतलब परचेस से मेरा 3 लाख माइनस किया हुआ है। ठीक है, परचेस से मेरा 3 लाख माइनस किया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ है, दो दो बार तो नहीं कर सकते ना। अच्छा, तो ये हम लोग का हो गया, क्या एंट्री हो गया, सॉरी क्या कैलकुलेट हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है, और हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने बोला है कि क्रेडिटर को कितना पे करोगे बोलो, तो क्रेडिटर का अकाउंट ओपन करो, इसीलिए हमें ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ है। तो जैसे लेजर बनाते हैं ना, वैसे लेजर बनाओ क्रेडिटर का, क्रेडिटर का लेजर बनाओ। तो क्रेडिटर के लेजर में ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा बोलो, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है तो ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा, क्रेडिट में, बाई बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग बैलेंस कौन सा है, इन दोनों में से ओपनिंग बैलेंस कौन सा है, हाँ बोलो, ये वाला ओपनिंग बैलेंस। और क्लोजिंग फिर कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये उसके बाद का पीरियड का है, वो तो डेट देखने से ही पता चल रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे 3 लाख, और क्लोजिंग में यहाँ पर कितना लिखोगे 4 लाख। ठीक है, अच्छा बोलो क्रेडिटर का सबसे पहला एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर का सबसे पहला एंट्री मतलब क्रेडिटर अगर हम लोग के बुक्स में जनरेट हो रहा है तो क्यों होता है, एंट्री क्या होता है, क्रेडिट परचेस करने से। तो परचेस टू क्रेडिटर, तो अभी अभी बोलो हम लोगों ने पता किया कि परचेस हम लोगों ने कितने का किया है, ये तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। मुझे बोलो हम लोगों ने परचेस कितने का किया है, हम्म, यहाँ पर परचेस कितना है 10 लाख है। ठीक है, अच्छा, और ये जो क्लोज, वो तो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला है। ठीक है, तुम लोग सही तरीके से मुझे बोलो 10 लाख तो ठीक ही बोल रहे हो, हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे पहले। ठीक है, परचेस 10 लाख, वो तो क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है, लेकिन 10 लाख में मेरा क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ है, क्या मैंने क्लोजिंग स्टॉक नहीं परचेस किया होगा, वो भी तो परचेस किया होगा, वो कितने का था 3 लाख, तो मेरा परचेस कितना होगा 13 लाख। एक्चुअली मेरा परचेस कितना है 13 लाख की। अच्छा, तुम लोग सोचोगे मेरा ओपनिंग स्टॉक भी तो फिर क्लोजिंग स्टॉक में हो सकता है, ऐसा भी तो तुम लोग के दिमाग में आ सकता है ना। मतलब तुम लोग ये सोच सकते हो कि इस 3 लाख में 10 लाख का ही वैल्यू है, क्या 2 लाख वाला नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें से कुछ सामान बेचा गया, इसमें से कुछ बेचा गया, और इसमें से कुछ रह गया। लेकिन ये एजम्पशन ये होता है, नॉर्मली हम लोग फीफो बेसिस पे बिजनेस करते हैं, जो पुराना स्टॉक है उसे पहले क्या करेंगे सोल्ड आउट करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग न्यू वाला स्टॉक में जो है टच करेंगे। तो अगर मेरा सेल 12 लाख का है तो इसका मतलब पहला 2 लाख वाला जो था ना ओपनिंग स्टॉक वो खत्म हो गया, और इसका मतलब 2 लाख यहां से गया, और बाकी नए वाले परचेज से 10 लाख का गया। ठीक है, तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो भी तो मेरा परचेज है, तो फिर मुझे टोटल परचेज कितना दिखाना पड़ेगा इस बार 10 लाख प्लस 3 लाख 13 लाख दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर दिया हुआ था, तो तुम लोग को थोड़ा लगेगा कि अजीब सा हो रहा है, यही अगर बाहर दिया हुआ रहता तो बहुत ही आसानी से तुम लोग कैलकुलेट कर लेते, तो तुम लोग को ऐसा नहीं लगता। देखो हमेशा ये याद रखो कि अगर मेरा ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा वो परचेज से लेस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर परचेज से मेरा क्लोजिंग स्टॉक लेस किया हुआ है तो हम दोबारा क्यों करें जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें तो मुझे परचेज से वो लेस करना पड़ता है। लेकिन जब हम क्रेडिटर का वैल्यू निकालेंगे तो मुझे तो टोटल परचेस चाहिए। अब टोटल परचेस कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में दिख रहा है 10 लाख, अब क्लोजिंग स्टॉक तो उससे लेस किया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या मैंने परचेस नहीं किया, बिल्कुल किया है। तो फिर तुम लोग ऐसा मत सोचो कि क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक का भी तो वैल्यू रह सकता है, नहीं, हम लोग नॉर्मली बिजनेस फीफो बेसिस पे करेंगे, तो पहले 2 लाख जरूर सेल किया होगा, उसके बाद ही 10 लाख से सेल किया। ठीक है, समझ में आए। अब इसको बैलेंस करने से क्या निकलेगा बोलो, बैलेंस तो इधर आएगा, वो तो पता है, इधर आएगा तो 2 से लिखोगे, लेकिन इसका नाम क्या होगा बोलो। हम्म, क्योंकि क्रेडिटर का सेकंड एंट्री क्या होता है, जब पहले परचेस करोगे तो परचेस टू क्रेडिटर, उसके बाद क्रेडिटर क्या मांगेगा पेमेंट, पेमेंट मांगेगा तो क्या एंट्री होगा क्रेडिटर टू कैश या बैंक। ठीक है, जो लिखना चाहो। तो यहाँ पर फिर इसका कोई नहीं बोलेगा कि यहाँ पर क्या होगा, तुम लोग को खुद से समझना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिटर का दो ही बेसिक एंट्री होता है, एक उसका परचेस एक उसका पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 लाख, और यहाँ पर हो गया 12 लाख। तो वैसे भी क्वेश्चन देखो ये पूछा था, लेकिन ठीक है कि हम लोगों ने क्रेडिटर को फिर कितना पेमेंट किया, तुम लोग कैश बैंक जो लिखना चाहो लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो बोला नहीं चेक से पेमेंट है कि कैसे पेमेंट है, तो दोनों में से कोई भी तुम लोग लिख सकते
तो देखो इसका हमें दो ही छोटा छोटा आंसर पूछा था, ये हो गया। ऐसा हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी किया है, यहाँ पर अलग डेटा है, बस वही देखो, ठीक है। अच्छा अब देखो इलास्ट्रेशन 2, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस नहीं है, बेसिकली डेटा दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब बोल रहा है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है। कैसे पता चला? अगर ट्रायल बैलेंस होता इधर भी तो कुछ होता, फिर दोनों का टोटल होता, वैसा तो कुछ बना हुआ नहीं है। मतलब ये सिंपल हमें एक इंफॉर्मेशन को टेबल फॉर्मेट में दे दिया है। अच्छा अब बोल रहा है prepare a trading account of Messrs ABC traders for the year ended 31st March and pass necessary closing entry। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो बना लोगे, क्लोजिंग एंट्री क्या होगा वो भी हम बताते हैं। अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट में बनाओगे, बोलो क्या ये सारा का सारा डेटा ट्रेडिंग में ही जाएगा? देख के बोलो। जाएगा शायद। देखो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का आइटम होता है, परचेज ट्रेडिंग, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड तो एडजस्ट होगा, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ना, এটা तो ट्रायल बैलेंस ना, हाँ ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन, तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है तो ये कहाँ पर जाएगा? ट्रेडिंग में हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग में भी जाएगा, तो बनाओ फटाफट। ट्रेडिंग बनाओगे, आंसर किस चीज का आएगा बोलो बनाने से? या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस, ठीक है। तो देखो क्या आता है, ये सारा का सारा ट्रेडिंग आइटम। इलास्ट्रेशन, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ Good evening, ma'am. in the books of Messrs ABC Trader, trading account for the year ended 31st of March 2000 कितना है 22। अच्छा सबसे पहले क्या लिखते हैं बोलिए, मतलब अगर थोड़ा अरेंज करके ही लिखे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ता है, तो लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक, देखो कितना है 1 लाख, ठीक है। तुम लोग पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हो अपना, पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह लिख के, हम अभी इतना नहीं लिख रहे, ठीक है। अच्छा इसके बाद परचेज, तो परचेज को इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, क्यों बताओ? क्योंकि इसमें रिटर्न इनवर्ट जो है वो एडजस्टमेंट है। अच्छा हाँ पहले बोलो, रिटर्न इनवर्ट एडजस्ट होगा कि रिटर्न आउटवर्ड होगा परचेज से? आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब हम लोग भेज रहे हैं, इनवर्ट मतलब हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आएगा क्या? जो बेचा या फिर जो खरीदा, क्या रिटर्न कर सकते हैं? इनवर्ट आ रहा है, तो अगर आउटवर्ड होगा मतलब क्या, जो स्टॉक हमारे पास था उसको आउट कर रहे हो तो ही ना हुआ सप्लायर को रिटर्न, ठीक है। तो वो रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ट मतलब हमारे कस्टमर ने हमें वापस कर दिया तो हमारे पास आ गया इनवर्ट, ठीक है। ऐसे करके याद रख सकते। तो यहाँ पर हो जाएगा परचेज, इसको हमेशा इनर कॉलम में लिखो, ठीक है। तुम लोग अगर दो ऐसे लाइन लगा के कर रहे हो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इनर कॉलम में इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट है। वैल्यू है 6,72,000, लेस कर देंगे रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा कितना होगा? 72,000, तो कितना आ गया आंसर? 6 लाख। अच्छा अब देखते हैं परचेज के बाद क्या है, कैरेज इनवर्ट। बोलो कैरेज इनवर्ट क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है जिसको किए बिना हम लोग अपने स्टॉक को गोडाउन तक नहीं ला सकते या शॉप तक नहीं ला सकते, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हमारे ट्रेडिंग में आएगा कैरेज इनवर्ट। कैरेज इनवर्ट, अच्छा लिखो कैरेज इनवर्ट होगा 30,000। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वेजेस। लिखो वेजेस भी हम लोग का क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस 50,000,
ठीक है, ये सब अभी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन थोड़ी ना एग्जाम में आएगा, ये सब प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर सेल्स 11 लाख, सेल्स का भी एडजस्टमेंट होगा तो उसको भी हमें क्या लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है, तो सेल्स 11 लाख। लेस क्या होगा बोलो, कौन सा रिटर्न होगा, रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि सेल करने से हमारे पास ही घूम फिर के वापस आ सकता है, तो इनवर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा वैल्यू कितना है, 1 लाख, लेस कर दो तो कितना आ जाएगा, 10 लाख। अब नेक्स्ट है क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, यहाँ पर लिखिए क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। अब कैलकुलेट करके देखो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है, प्रॉफिट ही आएगा क्योंकि इधर 10 लाख है, इधर तो कम होगा, तो ये हो गया 12 लाख। 12 लाख माइनस करने से, अच्छा 6 + 1 7, 7,80,000, तो कितना आएगा, 4,20,000। 4,20,000 इसको हम लोग लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 4,20,000। अच्छा अब ये तो था आसान, ये उतना कुछ मुश्किल था भी नहीं, ठीक है। बस इसमें तुम लोग को क्या समझ में आया, अगर किसी को रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड, बहुत से लोगों को होता है कंफ्यूजन कि इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड, तो ये सीखने को मिला। तो हर एक चीज में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। अच्छा अब हमें क्या करना है, क्लोजिंग एंट्रीज पास करना है, ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज पास करना है। तो क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या होता है, अच्छा मुझे बोलो तो ये जो ट्रेडिंग पीएल में हम लोग लिखते हैं, ये क्या एंट्री है, ये क्लोजिंग एंट्री। जैसे बोलो सैलरी पेमेंट का एंट्री बताओ मुझे, सैलरी पेड, सपोज सैलरी पेड 1,000, इसका एंट्री क्या होगा, पहले होगा सैलरी टू कैश, ठीक है, फिर उसके बाद इसको कहाँ ट्रांसफर करते हो, पीएल टू सैलरी, ठीक है, सेम वही 1,000 से। तो ये देखो क्लोज हुआ, देखो सैलरी डेबिट सैलरी क्रेडिट, इसको ही क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्री। मतलब हम लोग ट्रेडिंग पीएल में जो आइटम को लिखते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग का क्या है, क्लोजिंग एंट्री। अब जो आइटम जैसा है वो वहां क्लोज होता है, लाइक डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह कहाँ क्लोज होता है, ट्रेडिंग में, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कहाँ क्लोज होता है, पीएल में। तो देखो हमें बोला है क्लोजिंग एंट्री, मतलब हमें क्या एंट्री करना है पता है, ये इस तरीके का एंट्री करना है, तो इस क्वेश्चन का एंट्री करना है। तो यहाँ पीएल तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सारे आइटम कैसे थे, ट्रेडिंग के थे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा, तो देखो एंट्री कैसे होगा, तो इसके लिए पहले लिख लो जर्नल प्रॉपर इन बुक्स ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स। अच्छा जर्नल प्रॉपर तुम लोग को पता है क्या होता है, सब्सिडियरी बुक्स कभी सुने हो, ठीक है, सब्सिडियरी बुक्स, कितना सारा सब्सिडियरी बुक्स होता है, परचेस बुक, सेल बुक, कैश बुक, परचेस का परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल बुक्स, बिल्स पेएबल बुक, ये 7 बुक्स होता है। यहाँ पर जो भी एंट्री होता है वो हो जाता है, जैसे कि परचेस बुक में कौन सा एंट्री होता है, कैसा परचेस का एंट्री होता है, क्रेडिट एज वेल एज वही क्रेडिट परचेस का एंट्री होगा जिसका बिजनेस वो पर्सन कर रहा है, ठीक है। क्रेडिट में जैसे मान लो कि किसी का ग्रोसरी शॉप है, उसने क्रेडिट में कुछ परचेस किया अपना स्टॉक, तो उसका एंट्री जरूर होगा, लेकिन उसने अपने ग्रोसरी शॉप में एक फर्नीचर था उसे क्रेडिट में बेच दिया तो उसका एंट्री नहीं होता है, ठीक है। मतलब ओनली जिसको बोलते हैं मर्चेंडाइज गुड्स का एंट्री होता है, ठीक है। सेल्स में कौन सा एंट्री होगा, जो क्रेडिट सेल करेंगे सिर्फ उसका, लेकिन कौन से प्रोडक्ट का, जो हम बिजनेस करते हैं, हम किसी और चीज का क्रेडिट सेल कर देंगे नहीं होगा, ठीक है। तो क्रेडिट परचेस का हो गया, सेम कंसेप्ट रिटर्न के लिए भी होगा, तो जिसका परचेस रिकॉर्ड कर रहे हो उसी का रिटर्न रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। सेल्स रिटर्न का भी वैसा ही हो जाएगा, रिटर्न डे बुक जिसको बोलते हैं। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल का एंट्री जो है बिल्स का बुक्स में होगा। अब ऐसा भी कुछ एंट्री होता है जो ये सारे सब्सिडियरी बुक्स में फिट नहीं होता है, ठीक है, वो सब एंट्री कहां पर आता है, जर्नल पर।
कैश बुक में कौन सा एंट्री होता है? कैश रिलेटेड हर एक ट्रांजैक्शन होगा, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो, करंट एसेट हो, डे टू डे का एक्सपेंसेस हो, कुछ भी हो। अगर हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है या फिर बैंक चेक वाला भी हो सकता है, क्योंकि कैश बुक 3 कॉलम्स भी होता है ना हमारा, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम। तो ये सब एंट्री आ गया। और ये जो 6 सब्सिडियरी बुक्स है, इसमें जो एंट्री नहीं आ पाता है वो कहां पर आता है? जर्नल प्रॉपर। ठीक है, अभी तुम लोग देखना जो एंट्री हम लोग करेंगे वो तुम लोग देखो कहीं पर भी सब्सिडियरी बुक्स में फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, जैसे पहला एंट्री क्या होगा बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। क्या ऐसा एंट्री कोई भी सब्सिडियरी बुक्स में फिट होगा? जितना सब्सिडियरी बुक्स का तुम लोगों ने नाम लिया नहीं लिया, तो जो कोई भी सब्सिडियरी बुक्स में नहीं आता है वो जर्नल प्रॉपर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पर? अच्छा, एंट्री कब होगा? ईयर एंड में होगा। ठीक है, अगर पूछे कि डेट कौन सा होगा तो 2022 मार्च 31 को एंट्री होगा। ठीक है, अच्छा हम ट्रेडिंग के साथ ये सारा एक साथ लिख देंगे। ठीक है, ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक इस तरीके से एक साथ लिख देंगे। तो देखो, तो तुम लोग रिटर्न आउटवर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये अलग से एडजस्ट किया हुआ है, कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, तो लिखो पहले ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ट्रेडिंग हम ओपनिंग वाले से स्टार्ट करें, चलो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, एक साथ 3-4 आइटम लिख देंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। अच्छा, इसके बाद परचेज, उसके नीचे 2 परचेज लिख देंगे। कितना लिखोगे परचेज? बोलो 6 लाख लिखोगे कि 6,72,000 लिखना पड़ेगा? 6 लाख लिखेंगे, क्योंकि 72 तो रिटर्न में एंट्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना लिखना पड़ेगा? 2 परचेज बोल के 6 लाख। ठीक है, 2 परचेज बोल के 6 लाख होगा। इसके अलावा और क्या लिखोगे? 2 कैरेज इनवर्ड। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। 2 कैरेज इनवर्ड लिखो। 2 कैरेज इनवर्ड। अच्छा, कैरेज इनवर्ड कितना था? 30,000। और क्या आ सकता है? हाँ, वेजेस लिख दो 50,000। 2 वेजेस 50,000। ठीक है, अच्छा हो गया। इसका टोटल लगाओ, इधर लिखेंगे टोटल करके, मुझे बोलो ट्रेडिंग में कितना आएगा? 7,80,000। 7,80,000। 7,80,000। अच्छा, इसका नैरेशन क्या लिखना पड़ेगा? इसका नैरेशन लिखना पड़ेगा, देखो एक हम डिटेल्स में लिख के दिखा दे रहे, इसके बाद हम सिर्फ एंट्री करवाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नैरेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो तुम लोग बोलो क्या लिखोगे? बीइंग, क्या लिखना चाहिए? बीइंग ट्रांसफर ऑफ बैलेंसेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, शॉर्ट में लिख रहे हो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड एंड वेजेस। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारे खर्चे का जो मतलब अमाउंट है उसको हम लोगों ने कहां पर ट्रांसफर कर दिया है? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके लिखने से ही हो जाएगा। अच्छा, अब देखो इधर जो है कि ये रिटर्न आउटवर्ड का लिखते हैं, तो हम लोग का इधर वाला सारा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा बाकी है? सिर्फ रिटर्न आउटवर्ड का है, तो रिटर्न आउटवर्ड का एंट्री क्या होगा? ये तो डायरेक्ट ट्रेडिंग को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, हम लोगों ने माइनस कर दिया ना। ट्रेडिंग को तो सिर्फ परचेज का नेट वैल्यू इम्पैक्ट कर रहा है, तो रिटर्न आउटवर्ड का जो एंट्री होता है वही होगा। बोलो क्या होगा? हाँ, रिटर्न आउटवर्ड टू परचेज, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड होगा तो परचेज मेरा कम होगा ना, मेरा खर्चा कम होगा, तो क्या एंट्री होगा? रिटर्न आउटवर्ड टू परचेज। कितने से एंट्री होगा? वैल्यू 72,000 लिखो, रिटर्न आउटवर्ड टू परचेज, सेकेंड वाला एंट्री। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, 72,000। अच्छा, इसका नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग ट्रांसफर ऑफ रिटर्न टू परचेज अकाउंट।
बीइंग ट्रांसफर ऑफ रिटर्न टू परचेस अकाउंट। और इस तरीके से हम लोग का डेबिट साइड का सारा एंट्री कंप्लीट हो गया। अब क्रेडिट साइड का एंट्री करना है। क्रेडिट साइड में सबसे पहले सेल्स होगा, देखो सेल्स होगा, तो सेल का क्या एंट्री होगा, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, कितने से करेंगे, 10 लाख से करेंगे, ठीक है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग लिखो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग 10 लाख। अच्छा, इसका नरेशन क्या लिखोगे, बी ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर सिर्फ ट्रांसफर बोल के भी लिख सकते हो। नरेशन अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर लिखा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा एंट्री करोगे, एक हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का रिटर्न इनवर्ट का, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, उसका अमाउंट कितना है, 2 लाख। इसका नरेशन क्या लिखोगे, being closing stock value transferred to trading account, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें रिटर्न आउटवर्ड वाला लिखना पड़ेगा, सॉरी रिटर्न इनवर्ड वाला। रिटर्न इनवर्ड का एंट्री क्या होगा, सेल्स टू रिटर्न इनवर्ड लिखो, सेल्स टू रिटर्न इनवर्ड, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड। तो इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट है 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख लिखो, बी इसका क्या लिखोगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ रिटर्न टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। हम लोगों ने रिटर्न को सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर किया, लेकिन अभी भी हम लोग का क्लोज नहीं हुआ है। अभी और एक आइटम बाकी है, क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है, यहाँ पर देखने से पता चलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट 4,20,000, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट 4,20,000, ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिखोगे, बीइंग द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो बीइंग द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। तुम लोग देखो, ग्रॉस प्रॉफिट को जब लिखते हो टू ग्रॉस प्रॉफिट, फिर लिखते हो ना ट्रांसफर टू पीएल, ठीक है। ये वाला चीज हम लोग लिखते हैं, तो वो हमेशा लिखते नहीं है, लेकिन अगर उसको पूरा पूरी लिखा जाए तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, कैरिड डाउन, फिर जब वो ब्रॉट डाउन होता है पीएल में, ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट। तो उसका भी एक एंट्री होना चाहिए, तो उसका एंट्री क्या होता है बोलो तो, ग्रॉस प्रॉफिट टू पीएल, ठीक है। लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का पीएल में ट्रांसफर हो गया, तो इसका क्या लिखोगे, वही जो मैंने अभी बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर हो गया, उसी को इंग्लिश में लिख दो, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ जीपी टू पीएल, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ऐसा छोटा मोटा चीज हमें कभी पूछ ही ले सकता है, ठीक है, कि क्लोजिंग एंट्री इसका क्या होगा, फिर अगर तब लगेगा कि कुछ नया चीज है, तो इसीलिए मुझे लगा कर लेना चाहिए। है तो आसान, लेकिन क्या है, एक बार खुद से लिखोगे, बहुत जरूरी है लिखना, अगर खुद से लिखोगे तो ही मेमोरी में रहता है, ठीक है। जब तक खुद के हाथ से नहीं लिखोगे कभी याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, जितना भी आसान चीज हो, ठीक है।
एक बार हमें कर लेना चाहिए। अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम लोग का क्या क्वेश्चन है, ये हम लोग का कंप्लीट है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोला है इलास्ट्रेशन 3, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 सो द नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री इन द जर्नल प्रॉपर। तो हम लोग क्लोजिंग एंट्री करेंगे अब, और नैरेशन को नहीं लिखेंगे, तुम लोग नैरेशन खुद से लिख सकते हो, नैरेशन लिखने से ज्यादा टाइम जाएगा। एक बार एंट्री सीख लिया, पीएल का भी हम बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग को पीएल बनाना पड़ेगा। तो पीएल का एक स्ट्रक्चर बनाओ, फिर हम तुम लोगों से पूछते हैं कि यहाँ से कौन कौन सा अमाउंट पीएल में कैसे पोस्ट होगा, ठीक है। तो चलो पीएल का एक स्ट्रक्चर बनाओ। in the books of Messrs ABC Traders, profit and loss account for the year ended 31st of March 2020। अच्छा अब देखते हैं क्या क्या डेटा है हम लोग के पास। रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसेस ऑफ ये दिया हुआ है। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट 4,20,000, बोलो ये कहाँ पर जाएगा। बाय ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले इधर, ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,20,000, ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ब्रॉट डाउन। अच्छा इसके बाद का डेटा देखते हैं। सैलरी किधर जाएगा बोलो, टू साइड में जाएगा, टू सैलरी लिखो, सैलरी टू सैलरीज, अमाउंट है 1,10,000, ठीक है, 1,10,000। अच्छा इसके बाद क्या है देखो, डिस्काउंट ब्रैकेट में क्रेडिट दिया हुआ है, तो ये कहां पर जाएगा, इनकम में। डिस्काउंट क्रेडिट मतलब मेरा इनकम है, ठीक है, तो फिर मेरा बाई साइड में जाएगा, बाई डिस्काउंट 18,000, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद देखो डिस्काउंट फिर डेबिट भी दिया हुआ है, मतलब ये किधर जाएगा, हाँ एक्सपेंस है, टू डिस्काउंट 19,000, टू डिस्काउंट 19,000, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं बैड डेट, बोलो बैड डेट किधर जाएगा। टू बैड डेट लॉस है, ठीक है, पीएल में क्या जाता है, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस क्लोज होता है, तो टू बैड डेट अमाउंट लिखो, बैड डेट का 17,000, ठीक है, बैड डेट 17,000। डेप्रिशिएशन बोलो किधर जाएगा, एक्सपेंस, टू डेप्रिशिएशन, टू डेप्रिशिएशन 65,000 है डेप्रिशिएशन। अच्छा फिर देखो डेप्रिशिएशन के बाद लीगल चार्जेस, ये कहां पर जाएगा, ये भी एक्सपेंस है, लीगल चार्जेस 25,000, टू लीगल चार्जेस 25,000, ठीक है। अच्छा लीगल चार्जेस के बाद कंसल्टेंसी फीस, ये भी एक्सपेंस है बिजनेस का, तो टू कंसल्टेंसी फीस 32,000, 32,000, ठीक है। अच्छा इसके बाद ऑडिट फीस, ऑडिट करवाना पड़ता है ना किसी किसी को, जो है ऑडिट, जैसे कंपनी के लिए तो मैंडेटरी है, नॉन कंपनी का रूल्स होता है, उस हिसाब से ऑडिट करवाना पड़ता है। ऑडिटर ऑडिट करता है, नॉर्मली नॉर्मली नहीं, सिर्फ सीए सीए जो है वही ऑडिट कर सकता है फिलहाल, हमारे जो रूल्स है उसके हिसाब से, ठीक है, और कोई नहीं कर सकता है। तो ऑडिट फीस कितना है, 1,000। अच्छा इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी बिजनेस का एक्सपेंस है, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 17,000, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 17,000। अच्छा इसके बाद देखो क्या है, टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी एक्सपेंस है 12,000, टू टेलीफोन पोस्टेज टेलीग्राम
12,000। ठीक है, ये भी हम लोग का एक्सपेंस हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं स्टेशनरी 27,000 टू स्टेशनरी, ये भी खर्चा है 27,000। अच्छा, इसके बाद लास्ट डेटा इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ये किधर जाएगा? एक्सपेंस, ये भी डेबिट साइड में जाएगा। टू इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ये हो गया 70,000। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, सारा डेटा लिख लिया, अब तुम लोग चेक करो कि नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस, बस ये चेक करके बताना। तो देखो टोटल करके, इधर तो होगा 4,38,000, है ना? 4,38,000 हो रहा है, इधर भी लिखते हैं 4,38,000। अब चेक करते हैं 1,10,90, 19 प्लस 17 प्लस 65 प्लस 25 प्लस 30, 43,000। अच्छा, तो देखो 43,000 आंसर आ रहा है। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां पर ट्रांसफर होता है? कैपिटल। ठीक है, कैपिटल या बैलेंस शीट है? बैलेंस शीट में कैपिटल में जाता है, बैलेंस शीट भी लिख सकते हो, ट्रांसफर टू कैपिटल भी लिख सकते हैं हम लोग। 43,000 जब एंट्री लिखेंगे तो हमें अकाउंट कैपिटल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम लोग ट्रांसफर टू बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं। देखो 43 आ रहा है, अब एंट्री लिखना स्टार्ट करो। एंट्री लिखो, तो मेरा ये कनेक्शन लूज हो गया बोर्ड का, इसी वजह से रिकनेक्ट दिखा। तुम लोग लिखो एंट्री। नेट का कनेक्शन चल रहा है, नेट का कनेक्शन तो नहीं जाना चाहिए। तुम लोग एंट्री लिखो। हाँ, एक सेकंड, मेरा ये बोर्ड पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, नेट तो कनेक्टेड है, वो तो सभी कोई क्लास में है। अच्छा, जैम बोर्ड में कोई इश्यूज हो गया, जैम बोर्ड ओपन ही नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, हम इस ओपन बोर्ड में लिखवा देते हैं। ठीक है, करवा देंगे प्रॉब्लम। ठीक है, एंट्री लिखना है हम लोग को। ठीक है, तो एंट्री, इसमें पता नहीं कितना अच्छे से लिख पाएंगे, देखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत दिन लिखे नहीं है। देखो, बोलो पहला एंट्री क्या होगा? मेरे पास तो डेटा नहीं है, उसमें चला गया। ठीक है, वो अब इसके साथ उसको मैच नहीं कर पाएंगे। बोलो सबसे पहले एंट्री क्या होगा? मेरे हिसाब से पीएल डेबिट, और डेबिट साइड का सारा आइटम लिखो तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या होगा? सबसे पहले सैलरी लिखा था, तो सैलरीज, तो मुझे एक बार अमाउंट भी बताओ तो कितना? 1,10,000। ठीक है, टू सैलरीज 1,10,000। उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट जी, टू डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट 19,000। अच्छा, और टू बैड डेट 17,000। अच्छा, और
अच्छा, टू डेप्रिशिएशन 16,000। अच्छा 65, इसको यूज नहीं करते, भूल गए, इसका इरेजर मिल गया, चलो 65,000। टू लीगल चार्जेस, 25,000। अच्छा, कंसल्टेंसी फीस 32,000। ऑडिट फीस 1,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 17,000 चार्जेस। टेलीफोन पोस्टेज टेलीग्राम टेलीफोन पोस्टेज टेलीग्राम 12,000। स्टेशनरी स्टेशनरी 27,000। इसके बाद पेज ऐड करना पड़ेगा। अच्छा देखो, ये हो गया मेरा पहला वाला पेज, यहाँ पर ये लिखा है, फिर नेक्स्ट हम दूसरे पेज में करें, इसका सिस्टम अलग है, ठीक है। अच्छा, अब क्या लिखना पड़ेगा मुझे? इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट 70,000। हाँ, अब इसका टोटल करके बताओ, जो कि हम पीएल के डेबिट में लिखेंगे। 3,95,000। अच्छा, 3,95,000। अच्छा, अब इसका नरेशन क्या होगा, बोलो, तुम लोग बोलो। बीइंग द ट्रांसफर ऑफ बैलेंसेस ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस अकाउंट, ऐसे लिख दो, ठीक है, हम लिखवा देते हैं। लिखो बीइंग द ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस अकाउंट्स। अच्छा, और नेक्स्ट हम लोग कौन सा एंट्री करेंगे? डिस्काउंट रिसिप्ट वाला एंट्री कर लेते, जो क्रेडिट साइड में था, ठीक है। तो उसका एंट्री क्या होगा? डिस्काउंट रिसिप्ट टू पीएल, ठीक है। डिस्काउंट रिसिप्ट टू पीएल। अच्छा, उसका अमाउंट कितना था? 18,000। बी द ट्रांसफर ऑफ डिस्काउंट बैलेंस, ठीक है, डिस्काउंट का बैलेंस ट्रांसफर हो गया। अच्छा, अब और एक चीज भी ट्रांसफर हुआ था क्रेडिट साइड में, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो उसका एंट्री क्या होगा? टू पीएल, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएल। कितना था ग्रॉस प्रॉफिट? 4 लाख ना, 4,20,000। अच्छा, 4,20,000। हाँ, कर सकते, डिस्काउंट रिसिप्ट जीपी टू पीएल कर सकते। बी जीपी ट्रांसफर टू पीएल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग का क्या निकला? ये पीएल से निकला क्या? नेट प्रॉफिट। तो उसका एंट्री क्या? पीएल टू नेट प्रॉफिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। कितना आया था नेट प्रॉफिट? 43,000। इसका नरेशन बीइंग एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, या फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये हम लोग का प्रॉफिट निकल के आ गया। और लास्ट में प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करना है? तो उसके लिए क्या एंट्री लिखोगे? नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल कितना? 43,000, 43,000। बी नेट
प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, ठीक है, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। मैम, ये जो लास्ट वाला जो जर्नल लिखे हैं, ये जर्नल भाग है कि जर्नल प्रॉपर का? सभी तो जर्नल प्रॉपर में ही जाए। जर्नल Okay, प्रॉपर में वही जाएगा जो सब्सिडियरी बुक्स में नहीं जाता है। बेसिकली जर्नल देखो, हम लोग जो ये सब्सिडियरी बुक्स बना क्यों था, क्योंकि अगर पूरा जर्नल एज इट इज लिखते जाओगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स इतना भारी हो जाएगा कि कोई भी चीज अगर तुम लोग को ढूंढना पड़ेगा, मतलब जो बिजनेसमैन है उसके लिए वो डिफिकल्ट हो रहा था। तो उसको क्या किया कर दिया, जैसे मान लो तुम लोग एक ही कॉपी में अकाउंट्स भी लिख रहे हो, लॉ भी लिख रहे हो, और उसके साथ साथ मान लो बाकी सब कुछ लिख रहे हो, तो अगर कुछ भी ढूंढना पड़ेगा तो मुश्किल होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए सेपरेट सेपरेट कॉपी बनाना, तो वही सेपरेट सेपरेट चीजें, जैसे बिजनेस में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किस चीज का होता है बोलो, सेल और परचेस, इसीलिए वो दोनों का अलग अलग बुक्स बना दिया है, ठीक है। और जो कैश सेल होगा वो कैश बुक में चला जाएगा, ठीक है, इसीलिए वो सारे अलग अलग बुक्स, अलग अलग खाते बना दिए गए कि भाई अलग अलग खाते में रिकॉर्ड करो। एक ही खाते में रिकॉर्ड करोगे तो कैसे मिलेगा, ठीक है, मिलेगा लेकिन बहुत डिफिकल्ट होगा। किसको करना चाहिए, सब्सिडियरी बुक्स, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना करेंगे, वो सब्सिडियरी बुक्स बनाएंगे, उनको तो महंगा पड़ेगा, ठीक है, उनको महंगा पड़ेगा। इतना अलग अलग बुक्स मेंटेन करने के लिए अलग अलग लोगों का जरूरत होता है। जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अलग अलग बुक्स मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अभी भी ये चल ही रहा है, ठीक है। ये हो गया थर्ड नंबर वाला। फिर यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट एग्जिस्टेड एट 40,000, ठीक है। 40,000 जो है दिख रहा है 1 अप्रैल को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2021 15 लाख। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब बोलो। बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, और क्या, डेटर बिल्स रिसीवेबल, ये सब हो सकता है। नॉर्मली जब कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मानेंगे, अगर बिल्स का कुछ डेटा हमें आगे नहीं है तो फिर इसको क्या मानेंगे, डेटर, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2021 15 लाख। बैड डेट्स कितना, 1 lakh. It is required to write off the bad debt and create a provision equal to 5% of the trade receivable balance. So how you would compute the amount debited to profit and loss account? तो देखो, मैंने इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने इस पे तुम लोग को अलग से करवाया था, ठीक है। तो अभी हम बता देते हैं, देखो कैसे करना है। तुम लोग को ये पूछा गया है, ये बताना है कि पीएल अकाउंट में कितना डेबिट करोगे, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट ओपन करते हैं। देखो ये कैसे देखने में होगा, यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये है इलास्ट्रेशन नंबर 4। इलास्ट्रेशन नंबर 4, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो पहले बोलो ये कैसा अकाउंट है, ये लाइबिलिटी है। किसी भी चीज का प्रोविजन करना हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो लाइबिलिटी का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस होगा तो किधर आएगा, डेबिट साइड में। अब देखते हैं बैलेंस हमारे पास कैसा है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ देखो 1 अप्रैल 2021 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, बोलो। ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग कितना है, 40,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। ओपनिंग है, लाइबिलिटी है, तो कितना लिखना पड़ेगा, बाई बैलेंस बीडी 40,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2021, मतलब डेटर 31 मार्च 2021 को, मतलब
इसी डेट का ही तो बात हो रहा है। ये 1 अप्रैल ओपनिंग के हिसाब से दिया हुआ है, ये 31 मार्च यानी क्लोजिंग के हिसाब से दिया हुआ है। तो कितना है 15 लाख। बैड डेट हुआ है टोटल 1 लाख, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रोविजन क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो बैड डेट है उसको हम लोग जब बैड डेट आएगा बिजनेस में तो कहां से राइट ऑफ करेंगे, प्रोविजन से। अगर हम लोग प्रोविजन को मेंटेन करते हैं तो मेरे पास 40,000 का प्रोविजन किया हुआ था, मेरा बैड डेट हुआ है 1 लाख। अब हम इस बैड डेट को राइट ऑफ करना चाहते हैं तो क्या हम प्रोविजन का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, उसी लिए तो हम लोगों ने प्रोविजन किया था। तो प्रोविजन का यूज करते हैं तो प्रोविजन कम होगा, प्रोविजन का यूज करोगे तो प्रोविजन कम होगा। जब प्रोविजन बना तो वो लाइबिलिटी होता है, तो टू प्रोविजन हुआ था, पीएल डेबिट टू प्रोविजन हुआ था। अब जब यूज करोगे तो क्या करोगे, प्रोविजन को क्या करोगे, डेबिट टू क्या करोगे, बैड डेट। क्योंकि बैड डेट जब जनरेट हुआ था तब क्या हुआ था, बैड डेट टू डेटर, ठीक है। तो जब राइट ऑफ होगा तो बैड डेट खत्म होगा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। तब इस प्रोविजन अकाउंट में अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर टू बैड डेट, ठीक है। लेकिन मेरा बैड डेट हुआ कितना है पता है, 1 लाख हुआ है। तो बोलो मेरा प्रोविजन का एस्टीमेट कम पड़ गया कि ज्यादा है, कम पड़ गया, ठीक है। हम यहाँ से सिर्फ कितना ले सकते हैं, यहाँ से ओनली 40,000, ठीक है। यहाँ से हम ओनली 40,000 ले सकते हैं, बाकी 60,000 मुझे कहां से लेना पड़ेगा, बोलो, करंट प्रॉफिट से, ठीक है। मुझे लगा था कि 40,000 से काम हो जाएगा, मेरे पास इतना पड़ा हुआ है, होगा नहीं होगा वो तो यहाँ से देख के पता चल रहा है कि भाई एस्टिमेशन जो था उससे पूरा नहीं बना। तो फिर मुझे कहां से लेना पड़ेगा, करेंटली प्रॉफिट से लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट से कितना लेना पड़ेगा, बोलो 60,000। तो प्रॉफिट से लेंगे, प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा होगा, कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट कम होने से क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई पीएल, ब्रैकेट में लिखो कितना लेना पड़ेगा 60,000। ये ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं वो हम बताते हैं, ठीक है। ये 60,000 मुझे पीएल लेना पड़ेगा। अच्छा, अब ये शॉर्टफॉल के कारण लिया हम लोगों ने। आगे देखो यहाँ पर क्या बोला है, अच्छा यहाँ पर बोल रहा है कि बैड डेप्ट इतना, इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेप्ट। बैड डेप्ट को राइट ऑफ कर दिया हम लोगों ने, जो रिक्वायरमेंट था, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड टू बैड डेप्ट को राइट ऑफ करना एंड क्रिएट ए प्रोविजन। अब बोल रहा है नया प्रोविजन करो, ठीक है। अब जो कोई प्रोविजन करने का, जिसका बिजनेस में रूल्स है वो तो हर बार प्रोविजन करता है। प्रोविजन किस पे होता है, डेटर के अमाउंट पे, ठीक है। तो बोल भी दिया है, देखो ट्रेड रिसीवेबल के बैलेंस पे हमें प्रोविजंस करना है, कितना करना है, 5% करना है, ठीक है। तो 5% प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल मेरा है 15 लाख, तो तुम लोग बोलो कितना होगा। लेकिन क्या मेरा इसमें बैड डेट लेस नहीं होगा, सोचो। मेरा यहाँ पर डेटर इतना था, ठीक है। एक बात सोचो, लेस होगा कि नहीं, डेटर ये तो मेरा ओपनिंग डेटर है, और मेरा ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट टोटल कितना हुआ है, 1 लाख। मतलब इसको अगर हम एक टाइम लाइन में दिखाएं तो 31 मार्च 2021 को मेरा डेटर कितना दिख रहा है, 15 लाख। ये तो मेरा एक ईयर एंड का डेटा है, तो ये बैड डेट उसके बाद वाले ईयर में हुआ होगा, कितना हुआ है, 1 लाख। तो ये पढ़ के समझ में आ रहा है कि इसमें से 1 लाख माइनस नहीं है, तो मुझे तो बैड डेट जो कंफर्म वाला है वो माइनस करके ही प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे इससे कितना माइनस करना पड़ेगा, 1 लाख। तो मेरा डेटर कितना आएगा, 14 लाख। 14 लाख पे कितना क्रिएट करोगे, 5% कितना होगा, उतना क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं, क्योंकि ये तो कोई ट्रायल बैलेंस के हिसाब से दिया हुआ नहीं है, बाहर है तो हम लोग समझ जाएंगे। तो ये पढ़ के समझना पड़ेगा। ये तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब ऑलरेडी सारे कैलकुलेशंस होने के बाद ये मुझे डेटा मिला था। अब उसमें बोल रहा है कि 1 लाख का मेरा क्या है, उसके बाद बैड डेट हुआ है। तो फिर इसको कैसे लिखोगे तुम लोग, यहाँ पर क्लोजिंग प्रोविजन को कैसे लिखोगे, टू बैलेंस, जैसे ये ओपनिंग था तो टू बैलेंस सीडी। अब वो कैसे निकालोगे, डेटर कितना था 15 लाख, ठीक है। उससे माइनस कितना करोगे, 1 लाख, ये वाला बैड डेट, ठीक है। फिर इनटू कितना कर लोगे, हाँ इनटू 5%, तो कितना आ जाएगा 70,000, ठीक है। 70,000 आ गया। अब देखो इसको हम लोग बिना बैलेंस किए भी समझ सकते हैं, यहाँ पर मेरा कितना आएगा। अब देखो मुझे बैड डेट के लिए प्रॉफिट से कितना लेना पड़ेगा, 60,000, और इस बार मुझे कितना प्रोविजन क्रिएट करना है, 70,000। वो भी मुझे कहां से लेना पड़ेगा, पीएल से। तो मेरा पीएल अगेन कितने से डेबिट होगा, 70,000। एक बार डेबिट हुआ शॉर्टफॉल के वजह से, एक बार डेबिट हुआ नए वाले प्रोविजन क्रिएट करने के वजह से। और अगर तुम लोग ऐसा नहीं भी लिखते और इसको बैलेंस करते तो भी तुम लोग का इन दोनों का टोटल ही बैलेंस आता, चेक करके देख सकते हो कितना होगा, 1,70,000 इधर और इधर बैलेंस निकालो।
1,30,000, 60 और 70, 1,30,000। अगर तुम लोग इसको बैलेंसिंग फिगर करके निकालते तो भी 1,30,000 ही आता। नॉर्मली हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके ही निकालेंगे, बट कंसेप्ट ये है कि कैसे 1,30,000 आए। तो 60,000 जो मेरा करंट ईयर में बैड डेट हुआ था उसमें मेरा शॉर्टफॉल हो गया, और बाकी मेरा करंट प्रोविजन के लिए मैंने 70,000 लिया, तो टोटल करके कितना आ जाएगा? 1,30,000। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला इसमें बोला है हमें एक ट्रायल बैलेंस दे दिया, ठीक है, और हमें प्रिपेयर क्या करने बोला है? बोला है कि प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्री फॉर द अबव आइटम एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले ट्रेडिंग पीएल बनाओ। इससे हमें दोनों चीज बनाने बोला है, ट्रेडिंग पीएल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों चीज प्रिपेयर करने बोला है। चलो पहले ट्रेडिंग पीएल हम लोग बनाते हैं। अच्छा, नाम है, नाम क्या है? T1 लिखो। इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st of March 2022. ट्रेडिंग, नेक्स्ट पेज में पीएल के लिए जगह रखते हैं, मतलब पीएल इसी के साथ ही बढ़ा के ही कर देंगे, मतलब ऐसे रखते हैं पीएल। अच्छा, देखो ट्रेडिंग में क्या क्या आएगा। अच्छा, कैपिटल बोलो, कैपिटल कहाँ आता है? पूछ भी लेते तुम लोगों से, बैलेंस शीट में आता है, ठीक है। इन्वेंट्रीज एज ऑन 1 अप्रैल 2021। अच्छा, ये 22 का डेटा है, मैंने 23 लिख दिया, उसको 22 कर लेंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज 1 अप्रैल 2021, ये कैसा इन्वेंट्री है? कहाँ पर आएगा? ट्रेडिंग में। तो लिखो टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। इसके बाद कैश इन हैंड, बोलो ये कहाँ आता है? बैलेंस शीट में। ये यहाँ नहीं आएगा। मशीन कहाँ आता है? बैलेंस शीट में, एसेट में, ये भी नहीं आएगा। मशीन फिक्स्ड एसेट है और कैश क्या है? करेंट एसेट है। परचेज ट्रेडिंग में आएगा, तो लिखो परचेज। अच्छा, कुछ रिटर्न वगैरह है क्या? एक बार चेक कर लेते, तो फिर माइनस माइनस करना नहीं, रिटर्न तो कुछ नहीं दिखता, ठीक है। तो परचेज लिखो 18,20,000 टू परचेज 18,20,000, ठीक है। अच्छा, परचेज के बाद वेजेस, बोलो वेजेस कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में 18,20,000 लिखो, वेजेस 18,20,000, सॉरी 18,20,000 नहीं, 10 लाख, वेजेस 10 लाख है। अच्छा, इसके बाद सैलरी, ये कहाँ आएगा? पीएल में, ठीक है। 10 लाख है, सैलरी भी 10 लाख है। अच्छा, मैंने तो पीएल पीछे बनाया, लेकिन मुझे लगता है अच्छा पीछे ही कर लेते हैं, चलो यहाँ जगह बनाया, तो टू सैलरी 10 लाख। इसके बाद सैलरी के बाद है डिस्काउंट अलाउड, बोलो कहां पर आएगा? पीएल के डेबिट साइड में, टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड अमाउंट है 50,000।
इसके बाद डिस्काउंट रिसिप्ट, ये कहां पर आएगा? पीएल क्रेडिट, पीएल के क्रेडिट में। बाई, यहाँ जीपी के लिए जगह रखते हैं, एक लाइन छोड़ के हम लिख रहे हैं इसीलिए बाई डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट। ये अमाउंट है हम लोग का डिस्काउंट रिसिप्ट का 30,000। इसके बाद देखो डिस्काउंट रिसिप्ट के सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, बोलो ये कहां पर आएगा? पीएल में, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये वाला। तो सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस 6 लाख। अच्छा, इसके बाद सेल्स अकाउंट, बोलो सेल्स कहां पर आएगा? ट्रेडिंग में, तो लिखो सेल्स बोल के 50 लाख, ट्रेडिंग में लिखना पड़ेगा यहाँ पर, बाई सेल्स 50 लाख। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सम ओइंग बाय कस्टमर, मतलब कस्टमर से जो पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। ये कहाँ आता है? बैलेंस शीट के एसेट में, वो भी करंट एसेट, ठीक है। ट्रेड पेएबल, ये भी आएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। अच्छा, नीचे एक इंफॉर्मेशन है किस चीज का? क्लोजिंग स्टॉक का है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर जाएगा बोलो? ट्रेडिंग में, और अगर बैलेंस शीट बनाते तो वहां पर भी जाएगा, ठीक है। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 2,70,000, तो लिखो बाई क्लोजिंग स्टॉक 2,70,000, ठीक है। अब टोटल करके देखो क्या ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है? 52,70,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल 28 और 2 30,20,000 हो रहा है। कत अच्छा बोला, 30,20,000 माइनस करता है 22,50,000 आ रहा है, ठीक है। 22,50,000 आंसर आ रहा है। अब इसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? पीएल, ठीक है। ये वाला पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पर बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर 22,50,000, 22,80,000, 50 और 30 ऐड हो गया, 22,80,000 होगा, बाकी इसको माइनस करो। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 10 लाख, 6 लाख, 16,50,000 मैंने 30 की छाकटा আসছে আর 6 लाख। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, ठीक है। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, ये हम लोग का आ गया 6,30,000, ठीक है। अच्छा, आगे जाके ना इनका बैलेंस शीट भी करना पड़ेगा, तो हम लोग यहीं पर बैलेंस शीट भी कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें ये सेम क्वेश्चन का बैलेंस शीट करना है, तो अभी कर लेते हैं। चलो बैलेंस शीट भी कर लेते, जो आइटम हम लोगों ने लिखा नहीं वो बैलेंस शीट में जाएगा। चलो बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ, बैलेंस शीट एज एट लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट का होता है। एज एट 31 मार्च, ये हो जाएगा 22। अच्छा, नीचे 22 दिया हुआ है, देखो नीचे 22 दिया है, ऊपर 21। अच्छा, ये ओपनिंग वाला था, ठीक है, 22 ही होगा, ठीक है। तो 22, लाइबिलिटीज एसेट, ठीक है। इसमें कभी डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना होता है, लाइबिलिटीज और एसेट लिखते हैं। अच्छा, क्या क्या लिखना पड़ेगा जो हम लोगों ने लिखा नहीं? जैसे कि कैपिटल, तो कैपिटल 10 लाख लाइबिलिटी साइड में। अच्छा, इसको इनर कॉलम मतलब अंदर लिखो, क्योंकि इसमें तुम लोग को क्या ऐड करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना आया अभी? 6,30,000, तो 16,30,000, ठीक है। अच्छा, और क्या था बैलेंस शीट का डेटा हम लोग के पास?
देखते हैं, देखो मशीन था, मशीन 7,36,000, तो इसको भी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा कि नहीं, बोलो। नहीं, ये डायरेक्टली लिख लेंगे 7,36,000। क्यों बोलो तो, इससे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लेस करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहाँ दिया हुआ था, ट्रायल बैलेंस के अंदर। हम लोगों का बाहर एडजस्टमेंट में रहता है तो वो मशीन से माइनस किया हुआ नहीं है। डेप्रिसिएशन हम लोग का था ना यहाँ पर, ये देखो, এটাতে ছিল না না আগেরটাতে ছিল। আচ্ছা এটাতে ছিল কি ছিল না, আমার মনে পড়ছে না। ছিল না ना छिलो, अच्छा ठीक है, तब तो कुछ माइनस नहीं होगा। अगर डिप्रिसिएशन इसके अंदर होता तो भी माइनस नहीं होता, अगर बाहर रहता तो फिर हमें माइनस करना पड़ता, ठीक है। तो मशीन लिखेंगे, अच्छा कैश इन हैंड है 1,44,000, तो ये भी जाएगा। कैश इन हैंड थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये हम लोग का हो गया 1,44,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद कैश इन हैंड के बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये वाला डेटर और क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर हो जाएगा हम लोग का कैपिटल के नीचे और डेटर हो जाएगा हम लोग का 8,50,000 बोला है, ठीक है। तो डेटर हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं डेटर, मशीन के बाद डेटर है 8,50,000। अच्छा क्रेडिटर है 3,70,000। तुम लोग डेटर क्रेडिटर की जगह ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हो, ठीक है। और एक चीज आएगा यहाँ पर, बोलो क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहां पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का कितना था, 2,70,000। अब दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए। 16 और 3 19 और ये एक 20 लाख हो रहा है, 20 लाख। और इधर वाला देखो 20 लाख आ रहा है कि नहीं, ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया ओरली, ये 20 लाख आ रहा है। आ रहा है 20 लाख। ठीक है। तो दोनों साइड एडजस्ट हो गया, मतलब टैली हो गया। हम लोगों ने ये जो बैलेंस शीट बनाई, ये कौन से मेथड से बनाया, दो मेथड मैंने बताया था, ठीक है। नाम एक क्या होता है, लिक्विडिटी के बेसिस पे, और एक क्या होता है, बोलो ये कौन से बेसिस पे बनाया हम लोगों ने। अभी तो यहाँ से दिखा भी नहीं पाएंगे, ये ठीक नहीं हो रहा है। ठीक हो गया, ये देखो ठीक हो गया अपने। चलो तो हम लोगों ने क्या 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 लिखा था, नाम तो बताओ। एक था परमानेंस नेचर और एक क्या था, बोलो मुझे याद नहीं आ रहा है, और एक बताओ। और एक नेचर क्या था, परमानेंस। तो এটা কোনটা হয়েছে, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। जब हम लोग लिक्विड को पहले लिखते हैं, मतलब सॉरी, जब हम लोग फिक्स्ड एसेट को पहले लिखते हैं, और जो ज्यादा लिक्विड हो रहा है, नहीं सबसे ज्यादा लिक्विड क्या है, कैश, उससे कम थोड़ा स्टॉक, उससे कम डेटर, और इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब इस क्वेश्चन में जो बाकी रहा दैट इज एंट्री, ठीक है। एंट्री हमें करनी बोला है इसका, प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द अबव आइटम्स एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री चलो फटाफट लिख लो, एंट्री क्या क्या होगा, अब यहीं पर लिखवा देते हैं। एंट्री यहाँ पर हो रहा है, इसमें आदत हो गया, इसमें ज्यादा कंफर्टेबल होता है मुझे। चलो एंट्री हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, नरेशन और नहीं लिखा रहे, ठीक है, सिंपल एंट्री लिखवा दे रहे। नरेशन सेम ही होगा जैसे इसके पहले लिखे हो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, मुझे यहाँ से देखिए, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, टू वेजेस, लिख दो। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, टू वेजेस, ठीक है। अच्छा वैल्यूज कितना कितना है, 2,00,000, 18,00,000, 20 और 10,00,000। 2,00,000, 18,00,000, 20 और 10,00,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30,20,000, ठीक है।
नैरेशन का जगह रख दो, तुम लोग बाद में लिख लेना, ठीक है। हम और नैरेशन नहीं लिखवा रहे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कहां पर जाएंगे, ट्रेडिंग के बाद ये सेल्स लिखो, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, सेल्स है हम लोग का 50 लाख, और नेक्स्ट होगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग 2,70,000, 2,70,000 था, देखते हैं। हाँ 2,70,000। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे, जीपी का ट्रांसफर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएल। जीपी कितना आया था, यहाँ पर चेक करते, 22,50,000 लिखो, 22,50,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पीएल का लिखेंगे, तो पीएल का सारे डेबिट आइटम लिखो। तो पीएल में डेबिट आइटम में क्या है, यहाँ पर इसमें जाना पड़ेगा, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ज्यादा नहीं है, 3 ही चीजें, ठीक है। पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ठीक है, टू डिस्काउंट अलाउड, हम ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, टू सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, सैलरी हम लोग का कितना था, 10 लाख, सैलरी 10 लाख था, डिस्काउंट 50, ऑफिस एक्सपेंसेस 6 लाख, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 6 लाख, तो 16,50,000, पीएल डेबिट हो गया 16,50,000। अच्छा, इसके बाद एक डिस्काउंट रिसिप्ट था शायद, ये देखो डिस्काउंट रिसिप्ट और जीपी, ये लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट का, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसिप्ट टू पीएल होगा, तो ये देखो डीआर लिख दिया मैंने, डिस्काउंट रिसिप्ट टू पीएल, ठीक है। कितना हो जाएगा, कितना, 30,000। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पीएल टू कैपिटल, जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, पीएल टू कैपिटल कितना था, 6,30,000, ठीक है, 6,00,000। ठीक है, नैरेशन तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने पीएल का ट्रेडिंग दोनों का अलग अलग नैरेशन एक बार लिख लिया। तुम लोग अगर जगह रखे हो इसके नीचे नीचे लिख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं भी लिखोगे तो ठीक है, एग्जाम में जब देगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो नैरेशन जरूर लिखना पड़ता है अगर जर्नल होता है। अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि नैरेशन नहीं लिखना है तो ही नहीं लिखना है, अदरवाइज ऑलवेज लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जर्नल का मतलब विथ नैरेशन ही होता है। अगर स्पेसिफिकली बोलेगा मत लिखो तो ही नहीं लिखो, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग सब छोटा छोटा क्वेश्चन ही कर रहे हैं, अभी भी हम लोग मेन क्वेश्चन में नहीं गए, ठीक है। तो इसके बाद से और भी एक दो छोटा क्वेश्चन आएगा, आई थिंक नेक्स्ट क्लास से हम लोग का बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।